Welcome back. In this video, this is a part third of the video in which we analyze the answer book of Rajeshwari Sube, AIR 2 of UPSC 2025. सो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पहले किया हुआ है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज 2B. So let's start. What is the question? Question is what is ideal type? How did Weber use ideal type in his analysis of social action and bureaucracy? तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट डिमांड है इस क्वेश्चन में. पहला डिमांड है कि आइडियल टाइप को डिफाइन करना है. दूसरा डिमांड है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे हाउ वेबर यूज इट इन द सोशल एक्शन. एंड उसके बाद हमको बताना है कि हाउ वेबर यूज इट इन द ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, तो 3 डिमांड है, तीनों को एड्रेस करना है. तो देखते हैं कि ये एड्रेस हुआ है या नहीं. तो पहला इंट्रोडक्शन हम अगर देखें तो यहाँ पे आइडियल टाइप को डिफाइन किया गया है. यहाँ पे एक कीवर्ड देखने को मिल रहा है, वन साइडेड. दिस इज़ अ वेबेरियन कीवर्ड. तो हमें ये सब चीज़ अपने कॉपी में नोटबुक में ये सब कीवर्ड को नोट करना चाहिए कि कौन सा वेवर्स का कीवर्ड है. मार्क्स का कीवर्ड हम लोगों ने पिछले वीडियो में मार्क्स का, दरखाइम का कीवर्ड हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था. तो वो सबको हमें नोटबुक में लिखना चाहिए और इस तरह से यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेबर का क्वेश्चन भी पूछा गया. तो वन साइडेड इज एन वेबेरियन कीवर्ड. तो इसका यूज बहुत अच्छे से इन्होंने किया है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स करके दिया है कि वेबर्स किस तरह से यहाँ पे आइडियल टाइप का मतलब उन्होंने इमीडिएटली बता दिया कि किस तरह से वेबर ने इसको एक्चुअली यूज किया है. प्रोटेस्टेंट एथिक्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया. वेबर ने बुक भी लिखा था, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. तो यहाँ इंक्लूड हो सकता था वो बुक का नाम, पर नहीं भी है तो इससे समझ में आ रहा है कि इसको समझ में आता है कि क्या इनको आइडिया है इसके बारे में. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हेडिंग, प्रॉपर बॉक्स में हेडिंग दिया गया है, वेबर्स आइडियल टाइप इन सोशल एक्शन. और ये आंसर जो है नाउ बिकम डिमांड ड्राइवन की डिमांड का सेकंड था कि आइडियल टाइप इन सोशल एक्शन में किस तरह से एक्सप्लेन करना है. तो उन्होंने यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम बनाया जिसमें उन्होंने चारों जो है वैल्यू रेशनल और ये इफ़ेक्टिव है, देन ये ट्रेडिशनल एंड लीगल रेशनल, इंस्ट्रूमेंटल रेशनल. तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये कीवर्ड भी ये दिया है, मतलब जो वेवर्स थे वो इस तरह से लिखते थे वॉट और इन सब का भी कुछ नाम था. तो इन्होंने एक यहाँ पे दिया है, दैट इज़ वेरी नाइस. तो और ये प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अपीलिंग है. उसके बाद इंडिविजुअल उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे यहाँ पे उन्होंने ब्रीफली एग्जांपल्स दिए हैं. सोल्डर किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं फॉर अपने नेशन के लिए. और उसके बाद रिलीजियस, यहाँ पे उन्होंने रिलीजियस रिचुअल्स का एग्जांपल दिया है पॉइंट वाइज. उसके बाद रेशनल कैलकुलेशन, लॉजिक, ये सब के बारे में बोला है. तो स्मॉल एग्जांपल जो है वो मेक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को ईजिली एक्सप्लेन करता है. तो दैट इज़ गुड. अब ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से आइडियल टाइप है, तो उन्होंने फिर से ब्यूरोक्रेसी पे ट्रांजिशन किया है. उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है छोटे में. यहाँ पे वो
जो एग्जैक्ट वेबर का कोट है वो भी यूज कर सकती थी, जो है कि द मोस्ट टेक्निकली इफ़िशियंट, आप ये लिख सकते हो अपने नोटबुक में, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी होता है। तो ये वेबर्स ने कहा था, तो डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते थे तो और बेटर लगता, पर दिस इज़ आल्सो गुड। उसके बाद उन्होंने फीचर्स है वो लिखा है फीचर्स के बारे में, आइडियल टाइप वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का। तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाता तो सही रहता, जैसे रूल बेस, इट इज़ अ कीवर्ड, तो यहाँ पे अंडरलाइन हो सकता था। हियरार्की, दैट इज़ अ कीवर्ड। मेरिट, दिस इज़ अ कीवर्ड। उसके बाद ऑनेस्टी, नो हेरिडेटरी ऑफिस और पोजीशन। ओके, सो इट इज़ अ गुड, बहुत अच्छे से यहाँ पे यहाँ से उन्होंने पॉइंट नहीं लिखा, उन्होंने थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ताकि ये साफ साफ पता चले कि भाई यहाँ पे वो कुछ तो स्पेशल दे रही हैं, और ध्यान भी जाए कि कुछ तो अलग है, कि अगर फटाफट एग्जामिनर पेज पलट रहा है तो कुछ हट के यहाँ पे दिखे, तो वो सही है। ये स्पेस काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिया है। उसके बाद और ये स्टैंडर्ड वेबर का कैरेक्टरिस्टिक भी है। फिर उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट दिया है, वेबर हिमसेल्फ वन ऑफ द आयरन केज रेशनलिटी, वॉन अगेंस्ट आयरन केज रेशनलिटी, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन है, ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे देने का ब्यूरोक्रेसी में, ये तो पक्का से देना है आयरन केज के बारे में। बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं थोड़ा क्रिटिकल देना, पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट देना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ कंक्लूजन में उन्होंने लिखा आइडियल टाइप जो है वो इवन टुडे बहुत रिलेवेंट है और यूजफुल है। तो डिमांड तो उन्होंने फुलफ़िल किया पूरा अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सोशल एक्शन, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद आयरन केज का यूज किया है। अगर मैं देखूं तो कुछ और कीवर्ड्स और एग्जाम्पल यूज हो जा सकते थे, जैसे कैपिटलिज्म, ऑथोरिटी का मेनली कैपिटलिज्म नहीं, भी कैपिटलिज्म ज़्यादातर हम लोग मार्क्स में यूज कर लेते हैं, पर यहाँ नहीं भी यूज करेंगे तो चलो ठीक है, पर हम लोग ऑथोरिटी का यूज कर सकते थे। रिलीजन का यूज कर सकते थे। जहाँ तक क्रिटिसिज्म भी कुछ जो दूसरे थिंकर्स के द्वारा दिया गया था, फेनोमेनोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, पार्सन के द्वारा दिया गया था, ये सब के द्वारा जो कुछ क्रिटिसिज्म दिया गया था वो कर सकते थे। कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी जैसे यहाँ पे रिलेवेंट इवन टुडे, ये कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश किया, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि डिजिटल ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद एआई गवर्नेंस, उसके बाद ई गवर्नेंस। तो ये सब एग्जाम्पल्स यहीं पे दे सकते थे जब रिलेवेंस टुडे के बारे में बात किया गया हो। कुछ कीवर्ड्स जो वेवर्स के कीवर्ड्स हैं जो आप
नोट कर सकते हो जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्स्टेहैन, ये कीवर्ड काफ़ी वेवर्स का बहुत फेमस कीवर्ड है, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं आप। कमेंट में ये बताओ कि ये क्या है। बहुत ही बेसिक है, पर वही है कि बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, बहुत बेसिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटल रेशनलिटी लिख सकते हैं, ये सब इन्होंने लिखा है जो कि काफ़ी सही है। अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि हाउ डज ट्यूमिन क्रिटिक डेविस एंड मोरे थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, चैप्टर 5 पे आ गए हैं। उसके बाद इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 2 पार्ट है कि हाउ ट्यूमिन क्रिटिक डेविस थ्योरी एंड, हाँ, तो ट्यूमिन किस तरह से का क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स देना है, इलस्ट्रेट करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं गलती कि डेविस एंड मोरे, क्योंकि हर कोचिंग के नोट्स में डेविस एंड मोरे की थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और बस ट्यूमिन का छोटा सा दिया रहता है कि भाई ये क्रिटिक इसका मतलब विरोध किया था, और उसके बाद फिर बोला गया था कि डेविस एंड मोरे उसको जस्टिफाई करने का कोशिश करता है। तो इस तरह से दिया रहता है बहुत बड़ा सा, मतलब ज़्यादा पोर्शन जो दिया रहता है डेविस एंड मोरे थ्योरी का दिया रहता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करने का कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं डेविस एंड मोरे को, और ट्यूमिन को थोड़ा कम करते हैं। एंड पर यहाँ ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमें ज़्यादा फोकस रखना है इन पे थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा। ये नहीं कि इसको बिना एड्रेस किए हुए नहीं जाना है, पर इसको कम रखना है। तो उन्होंने ब्रीफली जो है इंट्रोड्यूस किया डेविस एंड मोरे को कि फंक्शनल टू द सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट थे भी, तो कोई अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया, परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिया है। फिर उन्होंने हेडिंग एंड फिर यहाँ पे उन्होंने मार्टिन तुम्हें ये अंडरलाइन हो सकता था पर इट्स गुड, उन्होंने सीधे अब डिमांड को हिट करना शुरू किया है यहाँ पे थोड़ा सा उनका चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद। तो यहाँ पे थ्योरी करने के बाद उन्होंने पहला पॉइंट है कि स्ट्रैटिफिकेशन इज़ दिस फंक्शन, एंड ये डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट दिखाता है, तो दिस इज़ अ गुड कीवर्ड। उसके बाद पॉइंट 2 है कि नो ऑक्यूपेशन मतलब नो रोल इज हायर और सुपीरियर, तो बोथ डॉक्टर एंड नर्सेज जो है वो क्रूशियल रोल परफॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल इज आल्सो गुड, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो थर्ड पॉइंट है अनइक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वाइडन करता है इनइक्वलिटी को, तो डायरेक्ट अटैक है फंक्शनलिज्म पे ये, तो दिस इज आल्सो गुड। फोर्थ पॉइंट है डीमोरलाइजेशन, फेलियर ऑफ रोल टेकिंग और रोल एलोकेशन कह सकते हैं। तो गुड सोशियोलॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि ट्यूमन क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देते हैं और एडवोकेट करते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन ख़त्म हो जाए। तो इनमें से सीखने वाली यही बात है कि उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा, वेस्ट अपने स्पेस को वेस्ट नहीं किया है, गुड एग्जाम्पल्स हो दिए हैं और लॉजिकल फ्लो रहा है। जो मिसिंग डायमेंशन जो कह सकते हैं कि मेल्विन ट्यूमिन्स जो थे
इनका पूरा नाम था मेल्विन ट्यूमिन्स। तो उनको यहाँ पे फुल नेम उन्होंने लिखा है। तो ये जो थे उनका जो एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म था कि फंक्शनल इम्पोर्टेंस जो है डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना, मेजर करना ही डिफ़िकल्ट होता है, और टैलेंट जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्योंकि उन्हें अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसका तो बात हुआ, पर वो चीज़ का बात नहीं हुआ है कि ये डिफ़िकल्ट है मेजर करना कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला काम कर रहा है, कौन कम इम्पोर्टेंस, ये मेजर कर पाना ही मुश्किल है। यहाँ पे दो उन्होंने दिया है कि रोल हायर और लोअर इन द सोसाइटी, एवरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एक्चुअली में इनका था कि मेजर करना ही डिफ़िकल्ट है कि इक्वल है अनइक्वल है, और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, नर्स कर रही है या डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर रहा है, पता नहीं। और जो मेन था कि हाई रिवार्ड जो होता है वो मोटिवेशन को रिड्यूस कर देता है, ये भी डायमेंशन होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला तो है कि वाइडन इनइक्वालिटी करता है, पर मेन उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इनइक्वालिटी इसलिए जो खराब इनइक्वालिटी ख़राब है, ये भी उन्होंने कहा कि इसलिए ख़राब है क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी जो होता है वो टैलेंट को वेस्ट कर देता है। तो ये सब जो है उनका मेन आर्ग्यूमेंट था। तो कुछ थोड़ा मोड़ा जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट, दो पॉइंट मेनली कि टैलेंट वेस्ट कर देता है, और मेनली कि मेजर कर पाना ही मुश्किल है। तो वो एक्चुअली यूपीएससी वो एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ लिखेगा कोई भी। तो उसके बाद उन बेटर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दे सकते थे, जैसे रिजर्वेशन का एग्जाम्पल्स, एलिट स्कूल का एग्जाम्पल्स, यहाँ पे जहाँ पे अनइक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है यहाँ पे एलिट स्कूल्स का एग्जाम्पल्स दे सकते थे, प्राइवेट हेल्थ केयर का एग्जाम्पल्स दे सकते थे, और कॉरपोरेट सीईओ का एग्जाम्पल्स दे सकते थे। कहीं कहीं पे आईआईटी कोचिंग का इनइक्वालिटी होता है, ये सब भी, तो ये सब दे सकते हैं। मेरिटोक्रेसी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, अभी बहुत बात भी चल रहा है मेरिटोक्रेसी के रिलेटेड। वो समवन आई थिंक व्हाट इज़ हर नेम, समवन कोई तो बिजनेस वुमेन है जो कोई रियलिटी शो में गई है, आई थिंक लॉकअप में, और वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना लाइक डायलॉग दिया है कि अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा गरीब का बच्चा से गरीबी ही फैलेगी, और अमीर का बच्चा ज़्यादा पैदा होगा तो अमीरी। तो दैट इज़ द माइंडसेट, एक्चुअल माइंडसेट ऑफ द एलिट फैमिली की। मेरिटोक्रेसी पे वो बिलीव नहीं करते कि जिनमें मेरिट है वो आगे जाएगा, इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरिटोक्रेसी का यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये कीवर्ड डालना कि मेरिटोक्रेसी तो फेल करवा दिया जाता है। ये सब जो एलिट सोच वाले लोग हैं वो मेरिटोक्रेसी मेरिट को देख के आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, उनका सोच ही वैसा हो गया है कि लाइक जो भी वो सब है, तो वो सब चीज़, तो वेस्टेज ऑफ टैलेंट, ये सब चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। रोल एलोकेशन के बारे में बोल सकते हैं कि सबका रोल एलोकेट कर दिया जाता है ये बिजनेस फैमिली कैपिटलिस्ट के द्वारा, ये सब के बारे में। सोशल क्लोजर के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये सब बात हो सकता है। उसके बाद 5A, तो यहाँ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली एंड डू यू सी एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली विथ मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे दो पार्ट है कि सबसे पहले तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली के बारे में बताना है, सेकेंड की स्ट्रक्चर चेंज
ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताना है। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, उन्होंने फैमिली को डिफाइन किया है, उसके बाद मेंशन किया है अबाउट रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, किनशिप। नाइस, करेक्ट। नाउ हेडिंग, ये सब कीवर्ड है जो फैमिली सब आए तो ये सब यूज कर देना है। जब फैमिली परफॉर्म प्राइमरी फंक्शन इन सोसाइटी, हेडिंग दिया है उन्होंने। पहला फंक्शन इन्होंने बोला है सोशल सिक्योरिटी के बारे में और इंक्लूड किया है चाइल्ड को और ओल्ड एज पीपल को। फंक्शन 2 में उन्होंने और फंक्शन 2 में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, फैमिली एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, वर्क करते हैं। उसके बाद फैमिली वेलफेयर और इकोनॉमी ऑफ द नेशन में काफ़ी काम आता है। थर्ड फंक्शन रिप्रोडक्शन का, फोर्थ फंक्शन सोशलाइजेशन का। G.H. मीड के बारे में उन्होंने कोट किया है। ये पहला या ये दूसरा पॉइंट रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ये वाला पॉइंट नीचे भी आ सकता। मतलब मैंने बस ये जब लिखते वक्त तो जैसे जैसे दिमाग में आते रहता है वैसे कोई भी लिखता है, पर लाइक अगर हम एनालाइज कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करें तो हम लोग ज़रूर देखेंगे कि क्या हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दिस फैमिली उन्होंने अब डायमेंशन चेंज किया है, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन पे उन्होंने वो आए हैं। तो चेंज नंबर 1 क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली। स्टैंडर्ड लाइन है, सब कोई लिखता है तो ये लिखना ही, जो सब कुछ कोई लिखता है वो लिखना ही है, क्योंकि वो पॉइंट है, वो ऑब्वियस है, पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, वो नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर जाएगा। और कुछ अपना यूनिक तर्का भी लगाते जाना है बीच बीच में। तो उसके बाद दूसरा चेंज क्या हो गया है, पैट्री लोकर टू न्यू लोकर। एक्सीलेंट कीवर्ड, दिस इज़ वेरी एक्सीलेंट कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ पे यूज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में फैमिली वाला जो चैप्टर है उसमें ये सब कीवर्ड हैं ही। तो फेल्यूसेंट्रिक फैमिली, तो ये सब कीवर्ड्स जो होते हैं ये अपने नोटबुक में लिख लेना है, याद कर लेना है। जब भी कोई फैमिली वाला क्वेश्चन है तो ये सब डाल देना है उसमें। चिल्ड्रन जो है बहुत क्रूशियल एलिमेंट अब हो गए हैं। चेंज नंबर 3 जो है सिंगल पेरेंट फैमिली बन चुका है, जो कि न्यूक्लियर फैमिली को जो है सप्लीमेंट कर रहा है, पर गुड डायमेंशन। ये एज अ एग्जाम्पल भी यूज हो सकता था। शायद उन्होंने यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल्स, ये वाला यहाँ फर्स्ट पॉइंट का एज अ एग्जाम्पल यूज हो सकता था, पर इट्स गुड। डिंग फैमिली, डबल इनकम नो किड फैमिली, गुड कीवर्ड, इसको कैपिटल में लिख सकते थे, डिंग फैमिली। फ्रेंडशिप का काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अब उन्होंने कंक्लूजन में उन्होंने चेंजेस ड्यू टू सब्सटेंस सीरियस में उन्होंने प्यूलिन, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंक सोशोलॉजिस्ट कह सकते हैं, थिंकर्स के, प्यूलिन कोलेंडा, इन्होंने
लाइक फैमिली का टाइप भी दिया है, वो भी आप लोग याद कर सकते हो। लाइक इन्होंने डिवाइड किया, आई थिंक 12 टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट न्यूक्लियर सप्ली ये सब सब ये सप्लीमेंटेड, सेगमेंटेड और सेगमेंटेड, आई थिंक सेगमेंटेड फैमिली, एंड मतलब जो एक एक्स्ट्रा मेंबर्स अगर रहे, विडो हो, ये सब मतलब उन्होंने 12 टाइप्स ऑफ किया है। और ये इनका टाइप ऑफ द फैमिली आप लोग याद कर लो। और ड्यू टू जॉइनेस, और ये वाले थिंकर्स को हमेशा जब भी फैमिली वाला कोई भी क्वेश्चन है, ये थिंकर्स को पक्का ही लिखना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आंसर जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सब कुछ बैलेंस है, बोथ द डिमांड आंसर इक्वली हुआ है, थिंकर इंक्लूड किए गए हैं, कंटेम्प्ररी फैमिली फॉर्म्स को मेंशन किया गया है, जैसे ड्रिंक फैमिली हो गया, ये सब के बारे में। इंड में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का नाम भी दिया गया है। उसके दिस इज आई डोंट, मुझे एक्चुअली इनके बारे में उतना पता नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक जो हमारे सिलेबस में थिंकर दिए गए, पर ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनका फैमिली वाले टॉपिक में काफ़ी जिक्र है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इन्हें याद करना इम्पॉर्टेंट है, इनका फैमिली टाइप को याद करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ जो मैं इसमें मिस कर रही हूँ इज लिव इन रिलेशनशिप, ये हो सकता था। उसके बाद सेम सेक्स फैमिली का बात हो सकता था, वेयर लीगली और सोशली रिकॉग्नाइज्ड, ये सब। लिविंग अपार्ट टुगेदर, लेट फैमिली, लिविंग अपार्ट टुगेदर फैमिली, ये वाले का थिंकर्स की बात करें तो काफ़ी एक थिंकर का यूज हुआ है, काफ़ी सही है। और अगर देखा जाए तो एंथनी गिडेन का यूज, जहाँ भी मॉडर्नाइजेशन का बात आ जाए तो एंथनी गिडेन जो है उनका यूज हो सकता है। तो अभी तो मुझे यही याद आ रहा है। अगर हम कुछ डेटा की बात कर सके या कुछ चीज़ की बात कर सके, सेंसस या NFSS फैमिली का सर्वे का कुछ बात कर सके, कहीं पे सर्वे के रिलेटेड डेटा हो हमारे पास, तो वो लिख सकते हैं। फीमेल वर्क फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, वर्क फोर्स के बारे में लिख सकते हैं, माइग्रेशन के बारे में लिख सकते हैं कि ये भी फैमिली को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रहा है, और इंडस्ट्री सिटीज़ टाउन में होते हैं, और जिसके कारण माइग्रेशन बढ़ता है, तो फैमिली को शिफ्ट करना पड़ता है। ये सब चीज़ के बारे में बात हो सकता है। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर फैमिली इस तरह से, तो यहाँ पे हेडिंग देखिए इस तरह, ये सब न्यूक्लियराइजेशन एक हेडिंग दे सकते थे इस तरह से। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कंपेनियनेट मैरिज हो रहा है आजकल, एज अ नेट मैरिज, ये सब कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जॉइंटनेस और इमोशनल फंक्शन, कि नाउ फैमिली इज़ नॉट वेरी ऐसा कि हमें लाइक इमोशन पे ज़्यादा चल रहा है, इट्स लाइक इमोशनल फंक्शन है फैमिली का। और
कहीं ना कहीं एज अ पार्टनर, एज अ ऐसे काम कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उन लोगों में ज़्यादा एज अ क्या कह सकते हैं इमोशनल फैक्टर वाला चीज़ आ जाता है एक। और वैसे भी एज अ फैमिली, चाहे ट्रेडिशनल हो या फिर अभी मॉडर्न हो, उसमें इमोशनल फंक्शन तो रहता है। तो एज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे तो यही लगा कि हम लोग ये सीख सकते थे, और कुछ इम्प्रूव जो कर सकते थे वो मेरे तरफ से इतना ही था। नाउ प्लीज़ कमेंट अगर कुछ ऐसा इम्प्रूव करना हो तो। और just thank you for watching this video, and watch all the parts, and I am sure that you will learn something new. Thank you.